कुछ और ऐसे कॉजेज हैं जो किसी भी इंसान में सर्वाइकल पेन होने के रिस्क पर उनको डाल रहे हैं? सर्वाइकल पेन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं 10 में से 7 लोगों को होने के चांसेस होते हैं। इन 7 लोगों में से जो 90% लोग हैं जनरली मस्कुलर कॉजेज के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, विच आर लाइक लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेज। बट इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं नेक पेन के। नेक पेन का कारण इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को पायोजेनिक इन्फेक्शन है, वो नेक पेन का कारण हो सकता है। ट्यूमर, किसी को कोई कैंसर है, मेलिग्नेंसी, वो नेक पेन का कारण हो सकता है। पर वो नेक पेन कैसे प्रेजेंट करे, कितने दिनों तक प्रेजेंट करे, तब हम सोचे कि शायद सर्वाइकल इश्यू है? तो अगर किसी को गर्दन में दर्द है और 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन है वो वीकनेस है। अगर कहीं हाथों में, पैरों में कमजोरी आ रही है, कोई नमनेस हो रहा है, पेशाब की ताकत जा रही है, लैट्रिन की ताकत जा रही है, तो ये मेजर रेड फ्लैग्स है। किसी को चलने में जकड़न महसूस होती है, बैलेंस का इशू हो रहा है, गर्दन से पूरे हाथ में दर्द आ रहा है, तो ये सब सिम्टम्स हैं जो गर्दन में नस दबने के सिम्टम्स हैं और इसके लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है और जल्दी इलाज करना ज़रूरी है। वर्क फ्रॉम होम बढ़ने की वजह से भी क्या सर्वाइकल पेन में बहुत ज़्यादा केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है? वर्क फ्रॉम होम से बेसिकली सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जितना आप डेस्क पे बैठ के, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे और स्मार्टफोन का यूज़, हम इतना आज की डेट में स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, तो होता क्या है, हम गर्दन झुका के काम करते हैं। जब हम गर्दन आगे की तरफ को झुकाते हैं तो हमारे जो स्ट्रेसेस हमारे जो नेक पे, सर्वाइकल स्पाइन पे बढ़ रहे हैं वो बढ़ जाते हैं टू एन एक्सटेंट कि जब हम 60 डिग्री तक हमारी नेक आगे बेंड होती है तो यही 4-5 किलो 30 किलो बन जाता है। खाना पीना खाएंगे, बैठ करके ऑफिस आएंगे, ऑफिस में भी बैठे रहेंगे, फिर वापस बैठ करके जाएंगे, फिर टीवी देखेंगे बैठ करके, एंड देन सीधे सोने चले जाएंगे। क्या ये एक कारण है सर्वाइकल इश्यूज बढ़ने का? बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग एंड आई विल से स्मार्टफोन इज आल्सो अ न्यू स्मोकिंग फॉर आवर नेक, बिकॉज ये परसिस्टेंस फॉर फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। मोर ओवर नेक पेन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है आज की हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम अपना ओवरहेड, ये वाला जो मूवमेंट है हाथ का, ओवरहेड एबडक्शन, ये हमारे रूटीन लाइफ में नहीं है। क्या सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी गर्दन अकड़ी हुई होती है? जब आप सो करके उठते हैं तो आपके नेक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। इवन जब आप काम कर रहे होते हैं मोबाइल पर, लैपटॉप पर या फिर किसी भी स्क्रीन पर, तब आपकी गर्दन में पेन इतना ज़्यादा होने लगता है और ये सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। स्टडीज़ की माने तो इंडिया में डेस्क वर्कर्स में 43% लोग ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर अंदर में कभी ना कभी सर्वाइकल पेन का सामना करते हैं। इवन ऐसे भी स्टडीज आई हैं जिसमें बताया गया है कि 10 में से 6-7 लोग ऐसे हैं जिनको आगे चल करके कभी ना कभी लाइफ में एक बार सर्वाइकल पेन होने की जो टेंडेंसी है या रिस्क है वो है। अब ऐसे में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों होते जा रही है? आज के समय में ये यंगस्टर्स को इतनी ज़्यादा क्यों अफेक्ट कर रही है? क्योंकि अगर हम डॉक्टर की ओपीडीज में जाकर के देखें तो मोस्टली जो एज ग्रुप होता है वो 25 से 35 साल वालों का होता है। इसीलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है कि अगर आप सर्वाइकल पेन से सफ़र कर रहे हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा चेंज करने लगे हैं, जिसकी वजह से आप रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर आशीष तोमर, जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट, सर्वोदय हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस सेशन के जरिए सर्वाइकल पेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सही मायनों में उन तक पहुंचा सकें। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में सर्वाइकल का क्या रोल होता है और ये पेन से कैसे एसोसिएटेड होता है? सर्वाइकल स्पाइन बेसिकली जो हमारी नेक है, उस वो वाले पार्ट को हम सर्वाइकल, अगर हम स्पाइन की बात करें तो सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर स्पाइन, ये 3 पार्ट्स में बेसिकली स्पाइन डिवाइडेड है। एंड नेक वाले एरिया को हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो नेक का जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे हेड को सपोर्ट करने के लिए, हमारे हेड का जो वजन है वो नेक सपोर्ट करता है और वो मेन फंक्शन है। हेड का वेट जो है 4 to 5 kgs के आसपास का होता है, जिसको यूजुअली सर्वाइकल स्पाइन सपोर्ट करता है। जो मेन का जो वर्क है सर्वाइकल स्पाइन का, वो बेसिकली ये है कि हमारे गर्दन में जो हमारी स्पाइन जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, उससे नसें निकल रही है। तो सर्वाइकल स्पाइन में वो नसें निकल के गर्दन से हमारे हाथों में जा रही है, और हमारे हाथों को चलाना, हमारे हाथों में महसूस होने का जो सेंसेशंस है, ये सब वो नर्व्स का काम है। तो वो नर्व्स को प्रोटेक्ट करना, वो नर्व्स को स्पेस देना, ये सर्वाइकल स्पाइन का काम है।
बिल्कुल। आजकल डॉक्टर जैसे हर किसी को सुनो, इवन हमारे ऑफिस में भी कोई ना कोई सर्वाइकल पेन से जूझ ही रहा होता है। आपके ओपीडीज़ में आप कौन से मतलब एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर देखते हैं? So neck pain used to be a disease of elderlies. हाँ, I mean, with the aging and degeneration, generally लोगों को 55-60 के एज ग्रुप में जनरली हम लोग देखते थे कि देखते थे। नेक पेन होता था. बट विद टाइम, विद स्मार्टफोन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड थिंग्स लाइक दैट, अब ये 25 से 35 में बहुत कॉमन हो गया है. एंड जो रूटीन डेस्क जॉब वाले लोग हैं उनको बहुत कॉमनली हम नेक पेन देख रहे हैं आज में. करेक्ट। इसमें आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि पहले तो था नहीं ऐसा, लोग ऑफिस ही जा कर के काम करते थे। बट बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है। वर्क फ्रॉम होम बढ़ने की वजह से भी क्या सर्वाइकल पेन में बहुत ज़्यादा केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है? सो वर्क फ्रॉम होम से बेसिकली सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हाँ, जितना आप डेस्क पे बैठ के लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे और स्मार्टफोन का यूज़, हम इतना आज की डेट में स्मार्टफोन को करेक्ट। यूज़ कर रहे हैं, तो होता क्या है, हम गर्दन झुका के काम करते हैं. जब हम गर्दन आगे की तरफ को झुकाते हैं तो हमारे जो स्ट्रेसेस हमारे जो नेक पे, सर्वाइकल स्पाइन पे बढ़ रहे हैं वो बढ़ जाते हैं टू एन एक्सटेंट कि जब हम 60 डिग्री तक हमारी नेक आगे बेंड होती है तो यही 4-5 किलो 30 किलो बन जाता है सपोर्ट करने के लिए. सो उसी हिसाब से फोर्सेस को मैनेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो डिस्क है, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है. उस पर प्रेशर पड़ने से जो मसल्स हैं वो फटीग आउट हो जाती है एंड पेशेंट्स को पेन होता है, जिसको हम नेक पेन, कॉमनली नेक पेन की तरह लोग प्रेजेंट करते हैं। हम ना थोड़े से कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स भी समझते हैं, उसके बाद हम सिम्टम्स पर आएंगे कि कौन से लोग हैं जिन्हें सर्वाइकल पेन होने का रिस्क सबसे ज़्यादा है। अगर हम आसपास में देखते हैं आजकल, आप किसी भी पब्लिक जगह पर चले जाइए, मेट्रो में, मॉल्स में, थिएटर्स में, कहीं भी फ़ोन चलाते लोग आपको दिख जाएंगे एंड पोस्चर विल बी ऐसे करके फ़ोन चलाएंगे लोग। तो ये जो ऐसे वाला पोस्चर है, तो क्या इसकी वजह से हमारा जो है सर्वाइकल इश्यूज बढ़े हैं? बिल्कुल. इस पोस्चर में जैसा मैंने बताया 4 to 5 टाइम्स जो फोर्सेस हैं वो हमारे नेक पे स्ट्रेन कर रही है, और ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक ले रहे हैं, वो चले ही जा रहे हैं एंड इट इज जस्ट कंटिन्यूइंग. सो इन एज जो सर्वाइकल डिस्क है, डिस्क एज अ स्ट्रक्चर, उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारे पोस्चर चेंज से मिलता है. सो अगर हम 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स के बाद पोस्चर चेंज नहीं करते तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता. दूसरा जो फोर्सेस हैं वो 4 to 5 टाइम्स हो जाती हैं. सो बोथ द थिंग्स आर वर्किंग अगेंस्ट द डिस्क एंड सर्वाइकल स्पाइन. इसकी वजह से जो है पेन होने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है. बिल्कुल। और सेम अगर हम जैसे लैपटॉप यूज़ की बात करते हैं, तो हमारा लैपटॉप, जैसे अगर हमारी चेयर ऐसी है तो ऑब्वियसली लैपटॉप बहुत सारे जगहों पे डेस्क नीचे ही रहता है, तो लैपटॉप भी हम पूरे टाइम ऐसे करके देखते रहते हैं। टीवी भी हम देखते हैं तो हमारा सोफा पर पोस्चर जो रहता है वो कैसे भी बस पड़ गए कि वैसे ही देख रहे हैं। क्या ये पोस्चर गलत होने की वजह से सर्वाइकल इश्यूज बढ़ते हैं? बिल्कुल. तो इसको हम लोगों ने इनफैक्ट एक टर्म, वन ऑफ माय टीचर्स हु टॉट अस यूज्ड टू से इट एज ऑफिस ऑर्थोपेडिक्स. ओह, सो ऑफिस ऑर्थोपेडिक्स मतलब जो ये डेस्क जॉब वाले, इवन वी आस्क व्हेन अ पर्सन कम्स विद अ नेक पेन, वी ऑलवेज आस्क हिज ऑक्यूपेशन, भाई काम क्या करते हो. सो इट इज़ वेरी कॉमन विद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो कंप्यूटर में बहुत देर काम कर रहे हैं, उनमें बहुत कॉमन है ये. राइट। इसलिए हम हमेशा पूछते हैं कि भाई आप काम क्या करते हो. तो अगर और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा है उसका एक्सपोजर गर्दन झुका के काम करने का कितना ज़्यादा है. और डेफिनेटली जो इस पोस्चर में बैड पोस्चर और बैड उससे जो नेक पेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है. करेक्ट है। एंड सेम जैसे अब हम लोग आजकल के लाइफस्टाइल की बात करें तो रूटीन हमारी होती है कि हम सुबह उठेंगे, खाना पीना खाएंगे, बैठ करके ऑफिस आएंगे, ऑफिस में भी बैठे रहेंगे, फिर वापस बैठ करके जाएंगे, फिर टीवी देखेंगे बैठ करके, एंड देन सीधे सोने चले जाएंगे। ना एक्सरसाइज ना वॉकिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों का रूटीन ऐसा ही है। तो ये जो बैठने का इतना ज्यादा बढ़ गया है, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, क्या ये एक कारण है सर्वाइकल इश्यूज बढ़ने का? बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, एंड आई विल से स्मार्टफोन इज आल्सो अ न्यू स्मोकिंग फॉर आवर नेक, यस, बिकॉज ये परसिस्टेंस फॉर फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ हम काम कर रहे हैं. मोर ओवर नेक पेन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है आज की हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम अपना ओवरहेड, ये वाला जो मूवमेंट है हाथ का, ओवरहेड एबडक्शन, ये हमारे रूटीन लाइफ में नहीं है. नहीं है। हाँ, सो अगर हम बात करें, हमारे जितना भी काम है हम ऐसे करते हैं. सो इफ़ अ पर्सन डजंट पुश, इस मूवमेंट के लिए अगर कोई पुश नहीं कर रहा अपने आप को और ये वाला मूवमेंट हाथ का ऊपर नहीं लेके जा रहा,
तो ये वाली जो मसल्स है जो हमारे हाथ को ऊपर लेके जाती हैं, ये बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग मसल्स है। हाँ। अब ये मसल्स अगर आप यूज नहीं कर रहे तो समय के साथ ये फटीग आउट हो जाती है। भगवान ने हमारे को ये मूवमेंट दिया, हम इसको यूज नहीं कर रहे आजकल, बिकॉज हम यूज नहीं करते तो मसल्स फटीग आउट होती है, एंड ये भी नेक पेन का ही कारण बनती है। अच्छा। एंड दीज आर बिग मसल्स, जब ये फटीग आउट करती है तो पूरे ऊपर सर से लेके ऑक्सीपिटल रीजन, पीछे जो हिस्सा है सर का, यहाँ से लेके नीचे गर्दन तक पूरे में दर्द रहता है। कुछ लोगों के तो काम ही वैसे है, जैसे कि ड्राइवर्स है, लंबे लंबे समय तक उनको गाड़ी चलानी है, ड्राइव करना है, तो ऐसे लोग भी जो है वो कार में जिस हिसाब से उनका पोस्चर रहता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, उनमें भी बहुत ज्यादा सर्वाइकल पेन के बिल्कुल जो मतलब वो देखे गए केसेस, तो क्या ये कारण हो सकता है ड्राइविंग? डेफिनेटली। सो व्हाट, कोई भी आपका लाइफस्टाइल जिससे आपका परसिस्टेंटली नेक जो है आगे फॉरवर्ड झुका हुआ रहता है और वो कंटिन्यूअसली बहुत देर तक आपको रखना पड़ रहा है, तो ये सारे कारण जो है आपके नेक पेन को कॉज कर सकते हैं। और इसके लिए इसको रिवर्स करना या इसको ठीक करने का जो बेस्ट तरीका है वो आपका एक्सरसाइज ही है। आपको मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। बेसिकली आपको जो बचा के रखने वाला है गर्दन को, वो आपकी मसल्स है। आपके स्पाइन को अलाइन मतलब प्रोटेक्ट करने का जो स्ट्रक्चर है वो मसल्स है। तो अगर आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर आपको दर्द होगा और वो दर्द जल्दी ठीक भी नहीं होता है। राइट। तो इसके अलावा कुछ और ऐसे कॉजेज हैं जो किसी भी इंसान में सर्वाइकल पेन होने के रिस्क पर उनको डाल रहे हैं? सर्वाइकल पेन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, 10 में से 7 लोगों को होने के चांसेस होते हैं। इन 7 लोगों में से जो 90% लोग हैं जनरली मस्कुलर कॉजेज के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, विच आर लाइक लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेज। बट इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं नेक पेन के। नेक पेन का कारण इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को पायोजेनिक इन्फेक्शन है, वो नेक पेन का कारण हो सकता है। ट्यूमर, किसी को कोई कैंसर है, मेलिग्नेंसी, वो नेक पेन का कारण हो सकता है। सर्वाइकल डिस्क, उसके अंदर कोई डिस्क प्रोलैप्स हुआ, गर्दन में नस दब गई, वो गर्दन से दर्द पूरे हाथ में जा सकता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, फ्रैक्चर, ट्रॉमा, जिसकी वजह से मरीज को गर्दन में दर्द हो सकता है। सो देयर विल बी कॉजेज जो अपने आप शायद ठीक हो जाएं, लाइफस्टाइल रिलेटेड है, लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक हो जाए, एंड देयर विल बी कॉजेज जो शायद अपने आप ठीक नहीं ना होंगे। हमारा स्लीपिंग में जो पोस्चर है, क्या वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सर्वाइकल पेन में? सो हमारे नेक का एक नेचुरल अलाइनमेंट है, हमारे स्पाइन का ही एक नेचुरल अलाइनमेंट है जो एक एस शेप है। तो हमारी सर्वाइकल में हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, वो अंदर की तरफ बेंड होता है। दैट इज नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ अ सर्वाइकल स्पाइन। सो अगर हमारा पिलो बहुत मोटा होता है तो वो हमारे अलाइनमेंट को चेंज कर देता है। वैसे ही अगर पिलो आप हटा देते हैं तो भी हमारी गर्दन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है। तो बेस्ट वे और द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ थिन पिलो विच इज अकॉर्डिंग टू योर सर्वाइकल स्पाइन्स अलाइनमेंट। वो अलाइनमेंट बढ़नी, खराब भी नहीं होनी चाहिए और एग्जैजरेट भी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही केसों में पेन होगा। तो थिन पिलो इज व्हाट वी एडवाइज। थिन पिलो जो आपके नेक के अकॉर्डिंग हो, वो उससे आपको कंफर्टेबल रहता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे पिलोज, मैट्रेसेस को काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है कि ये आपके शरीर के पोस्चर के हिसाब से, आपके स्पाइन पोस्चर के हिसाब से ऑर्थो अप्रूव्ड मैट्रेसेस एंड पिलोज, ये सच में काम करते हैं? जस्ट एक मार्केटिंग? सो इट शुड बी थिन। थिन। आप खुद भी अपने घर पे कोई थिन पिलो जो आपके नेक के पोस्चर के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। एंड मैट्रेसेस का रोल है इसमें या नहीं है? मैट्रेस बेसिकली ओवरऑल स्पाइन के हेल्थ के लिए होता है। मैट्रेस फर्म होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके अंदर धस गए, जैसे होटल्स में हम देखते वगैरह में होता हैं। है। उस तरह के मैट्रेसेस आर नॉट गुड। इट शुड बी अ फर्म मैट्रेस। फर्म मैट्रेस इज व्हाट वी रिकमेंड फॉर टू आवर पेशेंट्स। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने सिटिंग की बात की और हमारे स्लीपिंग पोस्चर्स की बात की, और आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल चेंजेस से सही हो सकती हैं चीज़ें, और कुछ सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हमें सिम्टम समझने हो सर्वाइकल पेन के, सबसे पहला सिम्टम लोगों को नेक पेन का ही आता है, पर वो नेक पेन कैसे प्रेजेंट करे, कितने दिनों तक प्रेजेंट करे, तब हम सोचे कि शायद सर्वाइकल इश्यू है? तो अगर किसी को गर्दन में दर्द है और 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। क्योंकि जितने लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज का स्पैन 4 हफ्ते का मानते हैं। हम मानते हैं कि कोई आदमी अगर 4 हफ्ते अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सेटल हो जानी चाहिए। अगर 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक एक्सरे और जरूरत लगने पे एक MRI। इसमें जो ज्यादा जरूरी है वो सिम्टोमेटोलॉजी भी समझना है। गर्दन दर्द के अलावा जो गर्दन से हाथों में दर्द जा रहा है, अगर कोई हाथों में कमजोरी आ रही है, कोई नमनेस स्पेसिफिक एरिया में जा रहा है, हमारा शोल्डर, हमारी नर्व्स जो गर्दन से, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था, तो हमारी गर्दन से नर्व्स हमारे हाथ में आ रही है। एंड हम ये लेवल्स होते हैं, लेवल्स इन द सेंस
जो सर्वाइकल स्पाइन की नर्व्स होती है उसको हमने लेवल से डिफाइन किया हुआ, C4, C5, C6, C7. सो ये मैथ्स की तरह है. C5 विल सप्लाई योर शोल्डर, C6 will supply your thumb, C7 will supply your middle finger, C8 will supply your little finger. तो इससे हमें आइडिया लग जाता है. तो जब कोई नस दबती है तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न से पता चलता है कि इस एरिया में वो पूरा दर्द, जैसे अगर C6 नर्व दब रही है तो गर्दन से लेके पूरे थंब तक पेन जा रहा होगा, पेशेंट को थंब में नमनेस हो रहा होगा, एंड समटाइम्स दैट इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन. पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो बैठ भी नहीं पाता है, वो लेटा ही रहता है. हाथ ऐसे रखने में उसको रिलीफ मिलता है, अदरवाइज उसको रिलीफ नहीं मिलता है. सो दीज आर सिम्टम्स विच सजेस्ट कि नर्व्स पे प्रेशर है एंड उसको इन्वेस्टिगेट करना जल्दी ज़रूरी है. इसके अलावा कुछ लोगों को हम माइलोपैथी बोलते हैं. माइलोपैथी का मतलब कुछ सिम्टम्स आते हैं जो सर्वाइकल स्पाइन की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दबने से आते हैं. उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? मरीज को चलने में जकड़न महसूस होती है सबसे पहले. तो पेशेंट क्या जब चलता है तो उसको, ये स्पेशली एल्डरलीज में, बूढ़े लोगों में कॉमन है, जब उनकी नस दब जाती है, स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है, तो उनको रेडिकुलोपैथी के इसको हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, जो गर्दन से हाथ में दर्द आ रहा है. उनको वो सिम्टम ना आके उनको जकड़न का सिम्टम शुरू होता है. पहले उनको जकड़ा जकड़ा लगता है, वो चलते हैं तो शरीर में जकड़ापन होता है, फिर उनकी चप्पलें पैर से छूटने लगती है, उनके हाथों पैरों में कमजोरी शुरू हो जाती है. फिर वो ग्रेजुअली सपोर्ट से चलने, वो नॉर्मल से एक वॉकर या किसी सपोर्ट से चलने लगते हैं, एंड फिर वो बिस्तर पे आ जाते हैं. सो इट इज़ अ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज इन एल्डरली, बट धीरे धीरे बढ़ता जाता है. तो इसीलिए कमजोरी होना ज़रूर दिखाना चाहिए. किसी को दर्द हो रहा है गर्दन से पूरे हाथ में तो वो ज़रूर दिखाना चाहिए. और गर्दन का दर्द अगर 4 से 6 हफ्ते में नहीं सेटल हो रहा तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. ठीक है. तो अगर जैसे नेक पेन है और वो शोल्डर्स में भी जा रहा है, हाथों में भी जा रहा है, और उसकी वजह से नमनेस हो रही है, कि सुनपन जैसा हो रहा है, झुंझुनी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक क्या बहुत मेजर रेड फ्लैग है? बिल्कुल. तो नर्व्स के कोई भी सिम्टम्स जो नर्व से रिलेटेड हो रहे हैं वो सब सारे मेजर रेड फ्लैग साइंस होते हैं. नर्व दबने का मतलब है कि कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कोई कंप्रेशन है जो इसको कर रहा है. हालांकि सर्वाइकल डिस्क का जब होता है या इस तरह का पेन भी होता है तो भी हम 2-3 हफ्ते वेट करते हैं बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग. बट डेफिनेटली समटाइम्स, जैसा मैंने बताया, पेशेंट्स को इतना पेन हो रहा होता है कि वो ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, और ऑब्वियसली वीकनेस आ रही होती है. तो उस सिनेरियो में हमें कई बार सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है. ओके. जैसे ये सिम्टम्स आपने कहा कि 4 से 6 हफ्तों तक रहे, कई बार लोग पेन किलर्स लेने लगते हैं, तो कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाता है, पेन किलर खाया फिर पेन नहीं होता है. लेकिन कई लोग पेन किलर खाते रहते हैं फिर भी उनका पेन किलर खाया, जितने देर तक उसका असर रहा तब तक दर्द कम है, जैसे ही असर खत्म हुआ वापस से दर्द शुरू हो जाता है. तो ये सही प्रैक्टिस है या नहीं? सो पेन किलर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मे बी फ्यू डेज टू 2-4-5 दिन खाने के लिए इट इज स्टिल ओके. बट अगर इससे ज़्यादा खाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेन किलर्स की कि आपको किडनी में डिजीज हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है. पेन किलर खाने से, जो ज़्यादातर पेन किलर्स है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं. Correct. और उनसे कई बार किडनी ही डैमेज हो जाती है. तो लॉन्ग टर्म पेन किलर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइजेबल. हम लोग मना करते हैं लॉन्ग टर्म. हम खुद भी अपनी प्रैक्टिस में लॉन्ग टर्म पेन किलर्स नहीं देते हैं पेशेंट्स को. तो ऐसे बार बार ओवर द काउंटर पेन किलर्स नहीं खाने चाहिए. दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर एक चीज़ हमने और जो थी है थोड़ा डिस्कस नहीं किया. आर्थराइटिस कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद सर्वाइकल पेन. जो पेशेंट्स को गठिया बाय होता है, जो हम गठिया बाय, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इस तरह के जो आर्थराइटिस समझते हैं, इन लोगों को भी सर्वाइकल स्पाइन में, क्योंकि मल्टीपल जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स में पेन हो सकता है आर्थराइटिस की वजह से. एंड स्पेशली इनको जो कॉमन सिम्टम होता है, इनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है. सुबह उठते हैं इनको जकड़ा रहता है, गर्दन आधा घंटा से ज़्यादा तक जकड़ी रहती है, एंड देन दे गेट अ बिट बेटर. So those are also, that is also a bracket of problem which can create neck pain. नेक हम्प भी बनने लगता है अगर सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो? So नेक हम्प जो है, बेसिकली नेक हम्प जो कॉमनली हम लोग जो कॉमन ज्यादा दिखता है वो बफेलो हम्प बोलते हैं हम. कई बार बहुत लॉन्ग इनटेक ऑफ स्टेरॉइड से एक फैट डिपॉजिट हो जाता है और उससे बफेलो हम्प बोलते हैं, और उससे हम्प बन जाता है. इसके अलावा पोस्चरल एंड स्ट्रक्चरल कारणों से भी हम्प बन सकता है. गर्दन आगे झुकी हो सकती है किसी को, जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आगे गर्दन झुक जाती है. कुछ पेशेंट्स को आपने देखा होगा उनकी गर्दन ऐसे रहती है. तो वो गर्दन बेसिकली वो ऑटोमेटिकली फ्यूजन हो जाता है, गर्दन फ्यूज ही उस पोजीशन में हो जाती है उन लोगों की, आर्थराइटिस हो के, और उससे उनको हम्प बन जाता है. या कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, काइफोसिस ऑफ कोई
एज रिलेटेड डिजेनरेशन से स्पाइन की जो शेप है वही चेंज हो जाती है और वो हम्प की तरह प्रेजेंट कर सकती है। ओके। आपने जैसे कहा कि नेक हम्प जो है वो और भी प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, और आपने स्टिफनेस की भी बात कही आर्थराइटिस से। कई लोगों को जैसे जो पेन होते हैं ना जॉइंट्स में, तो वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग होने लगती है। तो क्या सर्वाइकल की वजह से भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं? जो रेडनेस स्वेलिंग जॉइंट्स में हो रही है वो आर्थराइटिस का पार्ट है। ओके। तो वही रेडनेस स्वेलिंग उनको सर्वाइकल स्पाइन के जॉइंट्स में भी हो रही है और वहां पे पेन कर रही है। हाँ। सो इट इज नॉट दी कि सर्वाइकल से उनको रेडनेस स्वेलिंग हाथों में हो रही है, हम्म। इट इज द अदर वे कि जॉइंट स्वेलिंग हो रही है, वही जॉइंट्स उनके गर्दन में भी है और वो दर्द कर रहे हैं। तो उनको सर्वाइकल इट्स वेरी कॉमनली सेड कि सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल तो हम सबके पास है, गर्दन हम सबके पास है, सर्वाइकल जैसा कोई डायग्नोसिस नहीं है। ओके। तो हाउ वी क्लासीफाई, हम इसको मैकेनिकल नेक पेन बोलते हैं कि किसी को उसके लाइफस्टाइल रिलेटेड नेक पेन हो रहा है, मसल रिलेटेड नेक पेन हो रहा है, तो उसको हम मैकेनिकल नेक पेन बोलते हैं। और कोई अगर बीमारी होती है जैसे डिस्क है तो सर्वाइकल डिस्क हो गई या सर्वाइकल माइलोपैथी हो गई, अगर कोई नस दब रही है, इस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ सर्वाइकल पेन्स वगैरह भी होता है? सर्वाइकल पेन का मतलब तो यही हो गया कि नेक में पेन नेक है। में पेन। लेकिन नेक के पेन के जैसे हमने बताया था कारण बहुत सारे होते हैं, Okay. ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर, फ्रैक्चर, एज मतलब डीजनरेशन, मसल रिलेटेड। सो देयर आर एंडलेस रीजंस टू दैट। अब उसको ढूंढना, उसको समझना, यही एक डॉक्टर का काम है। करेक्ट। तो किसी को अगर 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा दर्द रह रहा है तो उसको दिखाना चाहिए। एक बार आप हमें थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करके ये चीज़ बता दीजिए कि अगर किसी को ऐसे 4-5 मेजर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं या शरीर में बदलाव या कुछ ऐसे पेन जो पेन किलर खाने से भी खत्म नहीं हो रहे हैं, कब हम सर्वाइकल के लिए अलर्ट हो जाएँ और किस डॉक्टर के पास जाएँ? तो जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन है वो वीकनेस है। अगर कहीं हाथों में पैरों में कमजोरी आ रही है, कोई नमनेस हो रहा है, पेशाब की ताकत जा रही है, लैट्रिन की ताकत जा रही है, तो ये मेजर रेड फ्लैग्स है। किसी को चलने में जकड़न महसूस होती है, बैलेंस का इशू हो रहा है, गर्दन से पूरे हाथ में दर्द आ रहा है, तो ये सब सिम्टम्स हैं जो गर्दन में नस दबने के सिम्टम्स हैं और इसके लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है और जल्दी इलाज करना ज़रूरी है। क्योंकि स्पाइन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि स्पाइन के अंदर जो भी इलाज है, अगर आपको न्यूरल डेफिसिट हो जाए, मतलब कमजोरी आ जाए, अगर आपका हाथ कमजोर हो गया, तो एज अ डॉक्टर हम नस पे से प्रेशर हटा सकते हैं। अब वो कमजोरी रिकवर करेगी नहीं करेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, कितने टाइम में करेगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जनरली वो रिकवर कर जाता है, बट इसीलिए उस स्टेज में नहीं जाना चाहिए कि आपको कमजोरी हो गई, आपका हाथ काम करना बंद कर गया, उससे पहले इलाज करना चाहिए। ठीक है। तो ये अगर 4-5 ऐसे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। किस डॉक्टर के पास जाएँ? सो बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन या स्पाइन एक अलग से स्पेशलिटी है आज की डेट में। स्पाइन सर्जरी, जैसे आई एम एन ऑर्थोपेडिशियन, मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ जिसने अपने आप को स्पाइन के लिए ट्रेन किया है। सो ऐसे ही न्यूरो सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, ये लोग स्पाइन को देखते हैं, आपको उनको दिखाना चाहिए और उनका इलाज कराना चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो सर्वाइकल पेन का इशू है, कब हम पेन किलर से खा करके ठीक कर सकते हैं या कब उससे जा करके अलग लेवल ऑफ ट्रीटमेंट का होता है इसमें? तो अगर किसी को कुछ दिन का, 1-2 दिन का, 2-4 दिन का दर्द है, तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट कोर्स ऑफ पेन किलर्स वो खा के देखना चाहते हैं, मे बी दैट इज नॉट दैट बैड। हालांकि पेन किलर से किडनी डिजीज कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। किसी का किस्मत खराब है तो एक दवाई खाने से किडनी डिजीज हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जनरली फॉर अ शॉर्ट कोर्स येस यू कैन टेक पेन किलर्स, बट उससे ज़्यादा अगर आपको परसिस्ट कर रही है प्रॉब्लम, लंबे टाइम किसी चीज़ें चले जा रही है, तो एक बार आपको इवेल्युएट कराना चाहिए। ठीक है। एंड कई बार बहुत स्केरी चीज़ें हो जाती हैं। वी हैव पेशेंट्स जिनको, यंग फीमेल्स जो ओपीडी में आते हैं, उनको बहुत 6-6 महीने से दर्द चले जा रहा है, कोई रीज़न नहीं है। हमारे क्लिनिकल असेसमेंट में भी ऐसा कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट MRI स्क्रीन कराया एंड देयर वाज मल्टीपल मेटास्टेसिस फैले हुआ है पूरा स्पाइन में, और उनको ब्रेस्ट कैंसर था, उससे स्पाइन में जो है स्प्रेड हो रखा है। सो इसलिए निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम आपको परसिस्ट कर रही है बॉडी में, तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। बिल्कुल। अगर ट्रीटमेंट में आपने कहा कि कई बार सर्जरी की भी नीड आ जाती है, तो कैसे आप देख करके आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट में हम पेन किलर ही देंगे, इनसे पेन किलर से ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है, बट इनमें तो सर्जरी ही रिक्वायर्ड है? सो सिम्टम्स जैसे कि मैंने बताया, बहुत सिवियर पेन पूरे हाथ में जा रहा होता है, या वीकनेस आ रही होती है, नमनेस आ रही होती है,
स्पाइनल कॉर्ड में जब हम एमआरआई कराते हैं तो हमें नस दबी हुई दिखती है। हम्म। जब वो मैकेनिकल कंप्रेशन होता है, जैसे कोई डिस्क का कंप्रेशन है, कोई पस इन्फेक्शन का कंप्रेशन है, ट्यूमर का कंप्रेशन है, तो वो मैकेनिकल कंप्रेशन हटाने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि वो कंप्रेशन अपने आप नहीं जाने वाला। हम्म। किसी को एज रिलेटेड नस दब गई है अब, तो जब तक वो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव डिजीज हो गया है, अब उसको उम्र के साथ वो नस जो प्रेशर है वो कम नहीं होने वाला, हाँ। वो समय के साथ बढ़ने ही वाला है। तो इसलिए उस तरह की स्थिति में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, हमें उस प्रेशर को हटाना पड़ता है। हम बेसिकली सर्जरी में क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे जो प्रेशर है उस प्रेशर को हटा देते हैं। ठीक है। वो प्रेशर हटते ही वो दर्द भी चला जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। एंड जो सर्जरी है तो इसमें भी अलग अलग तरीके की सर्जरी होती है, या ओपन, मिनिमली इन्वेजिव या रोबोटिक? सो आज की डेट में प्रेडोमिनेंटली स्पाइन सर्जरीज जो हो रही हैं सब मिनिमली इन्वेजिव होती हैं, ज़्यादातर मिनिमली इन्वेजिव। मोस्ट कॉमन जो सर्जरी है स्पाइन की वो एंटीरियर सर्वाइकल सर्जरी, हम आगे से जाके सर्जरी करते हैं नेक की, वो सबसे कॉमन और पेनलेस टाइप की सर्जरी है, और वो एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। छोटे इंसिजन से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो ज़्यादातर समस्याएं हैं वो छोटे इंसिजन से या मिनिमली इन्वेजिव मैनर में हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस को समझने के लिए एक बार बता दीजिए कि अगर जो पेशेंट्स एलिजिबल है कि इनमें सर्जरी की जाएगी, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या प्रोसेस रहता है, कैसे सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिस दिन वो एडमिट होते हैं उस दिन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, एंड फिर जब हो जाती है सर्जरी तो फिर क्या चीजें रहती, तो एक बार पूरा बता दें। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सर्वाइकल की अगर हम बात करें तो यंगस्टर्स में डिस्क है और एल्डरलीज में स्माइलोपैथी है, जो हमने बताया। तो डिस्क के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसा मैं बताया, सीवियर पेन होता है, गर्दन से पूरे हाथ में जा रहा होता है, असहनीय टाइप का दर्द होता है। हम पेशेंट को एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, कंफर्म करते हैं, लेवल आइडेंटिफाई करते हैं किस लेवल पे नस दब रही है। उसके बाद मरीज को एडमिट करते हैं, उनका चेकअप होता है, एनेस्थीसिया प्री एनेस्थेटिक चेकअप होके फिर हम सर्जरी प्लान करके करते हैं। सर्जरी करने में हम इसमें माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करते हैं, मैग्नीफाई करके चीज़ों को देख के, स्क्रूज और प्लेट्स एंड केजेस का यूज़ करते हैं, डिस्क को निकाल के उसको केज डाल के प्लेट लगाते हैं और नस को फ्री करते हैं, जिससे कि जनरली जैसे ही सर्जरी खत्म होती है पेशेंट का पैर हाथ का दर्द चला जाता है। वी ऑल्सो डू डिस्क रिप्लेसमेंट्स, जैसे सर्वाइकल डिस्क है वो डिस्क निकाल के नई डिस्क डाल सकते हैं हम। तो यंगस्टर्स में स्पेशली यूजफुल है कि अगर हम चाहते हैं कि मूवमेंट ना रिस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि अगर हम केज प्लेट लगा देते हैं तो मूवमेंट उस एरिया की हम ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हमें मूवमेंट परसिस्ट करनी है या चाहते हैं कि मूवमेंट ना उस एरिया की जाए, तो हम डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं और डिस्क को प्रेशर को हटाते हैं। जैसे ही हटाते हैं दर्द चला जाता है, मरीज बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, नेक्स्ट डे से चलने फिरने लगता है। फ्यूजन के केसेस में हम कॉलर्स देते हैं, 1-1.5 महीने कॉलर्स लगाने को बोलते हैं सपोर्ट के लिए। हमारे जो प्लेट लगा हुआ है या वो लगा हुआ है उसको 1.5 महीने के लिए सपोर्ट करते हैं। डिस्क रिप्लेसमेंट में हम 2 हफ्ते के बाद मूवमेंट स्टार्ट करा देते हैं। 2 हफ्ते के बाद अगर जो मूवमेंट स्टार्ट होता है तो रिकवरी फेज कैसा जाता है, कि कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं? नहीं, हाँ ऑब्वियसली बहुत वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, सर के ऊपर वजन उठाना, एग्रेसिव एक्टिविटीज थोड़े समय के लिए, डिस्क रिप्लेसमेंट में 1.5 महीने के लिए, और फ्यूजन के केसेस में 3 महीने के लिए अवॉइड करते हैं। आगे झुकना, वजन उठाने को हम मना करते हैं। अगर सर्जरी के बाद भी कुछ ऐसे हम चेंजेस या रेड फ्लैग देख सकते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है, अभी भी सर्जरी सही से नहीं हुई है, या उसके बाद भी हमें पेन रह ही रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सो जनरली अगर सर्जरी हमने करी है, गर्दन से हाथ में जो दर्द जा रहा है वो दर्द के लिए अगर सर्जरी करी है, अगर वो दर्द नहीं जाए तो ये सबसे पहले तो यही एक रेड फ्लैग साइन है कि भाई कोई डिस्क का फ्रैगमेंट तो नहीं रह गया या कोई और चीज़ तो नहीं रह गई। कई बार आपने सर्जरी कर दी, मरीज एक बार ठीक हो गया, फिर उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, हाथों में दर्द शुरू हो जाए, कमजोरी शुरू हो जाए, तो कई बार पोस्ट ऑप हेमेटोमा, मतलब कि ऑपरेशन के बाद कोई ब्लड इकट्ठा होके प्रेशर डाल दे, इस तरह की चीजें रेयर होती हैं बट हो सकती हैं। सो अगर कोई पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो उसको बात करनी चाहिए डॉक्टर से। जनरली मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल 99% ऑफ पीपल विल बी ओके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई बहुत रेयरली जिनको समस्या होती है उसको फिर एड्रेस किया जाता है। उसके लिए फ्रेश एमआरआईज, फ्रेश स्कैन्स कराए जाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। सर्जरी के बाद भी क्या ऐसा है कि लाइफ टाइम में कभी भी पेन वापस आ सकता है, या एक बार सर्जरी हो गई तो आप पेन फ्री हो गए हमेशा के लिए? सो देखिए, डिस्क्स की जो प्रॉब्लम होती है, अब हम जनरली तो एक ही लेवल पे एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, मसल्स को अच्छे से नहीं रखोगे और मसल स्ट्रेंथन नहीं करोगे एंड यू गो बैक टू योर सेम लाइफस्टाइल, तो वो बीमारी ऊपर तो बन सकती है, नीचे भी बन सकती है। करेक्ट। तो बाकी जगहों पे दोबारा बीमारी आ सकती है। तो उसमें द बेस्ट वे इज कि आपको एक्सरसाइज करना है, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है। बट जनरली
दोबारा नहीं बहुत आते। कॉमन यही है कि बार बार पेशेंट आ रहा है, बार बार सर्जरी करा रहा है, ऐसा होता नहीं। ठीक है, आपने पूरे कॉन्वर्सेशन में एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है, तो हम वही जानना चाहते हैं कि अगर किसी को सर्वाइकल पेन थोड़ा-सा भी डेवलप हो रहा है या चाहते हैं कि उन्हें हो ही ना, तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक 4-5 एक्सरसाइज हैं जो हर एक इंसान को करना चाहिए? और थोड़ा-सा हमें आप गोल्डन टिप्स की तरह जो लोग डेस्क जॉब वर्कर्स हैं या जिनका काम ड्राइविंग का है या लंबे-लंबे समय तक बैठे रहने का है, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स ज़रूर बता So, दीजिए। the best posture is to have a new posture. न्यू पोस्चर। मतलब आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपना पोस्चर गर्दन का चेंज करना चाहिए या स्पाइन का चेंज करना चाहिए। आधे घंटे से 45 मिनट के बाद आपका डिस्क का न्यूट्रिशन जो है वो इस पे डिपेंड करता है, या उसको जो खाना मिल रहा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि जब आप पोस्चर चेंज करते हैं तो उसको खाना मिलता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत लोग कंटिन्यूस बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल तो अब इसको नेसेसिटी है, चेंज तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप 45 मिनट्स में एक ब्रेक ले सकते हो। 2 मिनट का ब्रेक भी आपको हेल्प करेगा। तो एक वो चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक एक्सरसाइजेज एंड ओवरहेड एबडक्शन एक्सरसाइज, ये मूवमेंट सबको करनी ज़रूरी है। हाथ ऊपर उठाना ज़रूरी है। अगर आप अपना हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको गर्दन में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक की कुछ हम एक्सरसाइज बताते हैं, चिन टक एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइजेज गर्दन की करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। स्पेशली उन लोगों को करनी चाहिए जो कि आपका बहुत देर प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, बहुत देर उनको गर्दन झुका के काम करना पड़ रहा है। आप अपना टेबल मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे रखना चाहिए कि आप सीधा देख के काम करें। जैसा कि हमने बताया, जब हम गर्दन झुका के काम करते हैं तो फोर्सेस जो नेक पे लग रही है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है कंपेयर टू व्हेन यू आर सिटिंग स्ट्रेट। अगर आप स्ट्रेट बैठे हो, पोस्चर सीधा है, तो प्रेशर्स कम पड़ेंगे, मसल्स को ज़्यादा आसानी से वो काम कर पाएंगी और कम चांसेस होंगे दर्द होने के। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है ना कि हमने पूरे दिन गर्दन झुका के काम किया है तो हम गर्दन को ऊपर कर लेंगे, या रात में सोते वक्त जैसे कहा जाता है कि अगर आपका बेड ऐसे है तो आप अपना पूरा बॉडी का जो पोस्चर है उसको नीचे कर लीजिए और गर्दन पीछे लटका लीजिए। ये सब सही रहता है कि हम ऑपोजिट एक कर रहे हैं? नहीं, सो इट इज बैड इन बोथ साइड्स। बहुत ज्यादा आगे गर्दन झुकाने में भी प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पीछे करने में भी प्रेशर पड़ रहा है। इट इज जो अलाइनमेंट, नॉर्मल नेचुरल बॉडी का अलाइनमेंट है, वो उसमें लिमिट लीस्ट फोर्सेस आ रही है। और नेचुरल अलाइनमेंट हमारा जब हम खड़े होते हैं वो इस तरह का होता है कि हमारा पूरा वेट जो है हमारे पेल्विस या कूल्हे के एक सर्कल में होता है। अगर उससे बाहर पड़ रहा है तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसमें ना डॉक्टर ये हम प्लीज आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि पेन वेन होता है ना तो कई लोग मसाज करने वाले के पास चले जाते हैं। लड़के जो स्पेसिफिकली हैं कि जब जाते हैं सैलून में तो वो एकदम बढ़िया मसाज देते हैं उनको कि गर्दन दबा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, पोस्चर चेंज कर रहे हैं, तो आवाज आ रही है चटकने की गर्दन की, तो उन्हें लगता है कि एक फील गुड हो रहा है तो शायद मेरा पेन सही हो जाएगा। क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हमने सबने देखा है शायद, इस तरह की रील्स हैं जहाँ पे बहुत जोर से झटका दिया है एंड उनको तो क्वाड्रिप्लीजिया हो गया लोगों को। तो वो उसका कोई बहुत सेंस नहीं है, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जेंटल मसाज या जेंटल, उससे होता क्या है, मसल्स थोड़ी सी जो स्पैज्म में चली गई हैं, जो मसल्स स्पैज्म हो गई हैं, टाइटन हो गई हैं, वो रिलैक्स हो जाती है, तो उससे मरीज को बेटर लगता है। तो जेंटल मसाज इज स्टिल ओके, बट इफ यू आर डूइंग वेरी एग्रेसिव मूवमेंट्स, वेरी एग्रेसिव एक्टिविटी, वो आपको हार्म कर सकती है और वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। सेम विद फीमेल्स, जो लोग पार्लर्स में जाती हैं तो जैसे हेयर वॉश करना हो या फिर कुछ ऐसे उनके काम रहते हैं जिसमें उनको बहुत देर तक अपनी गर्दन पीछे रखते हैं, फेशियल्स वगैरह कराना होते हैं, तो वो पीछे रखने की वजह से भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे कि बहुत लंबे समय तक उनका पोस्चर उस तरीके से था तो पेन डेवलप हो गया और इवेंचुअली शायद बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कि सर्जरी की भी नीड आ गई। तो जब हमारा पोस्चर आगे या बहुत ज्यादा पीछे होता है या पोस्चर इम्प्रॉपर होता है गर्दन का, तो डिस्क प्रोलैप्स होने की टेंडेंसी हो जाती है। तो मे बी क्या हुआ कि कोई इम्प्रॉपर पोस्चर रहा, उसमें उनको डिस्क प्रोलैप्स हो गया एंड वो सर्जरी की नौबत पे चला गया। तो बेसिकली बट वो डिस्क प्रोलैप्स जनरली इस वजह से होता है कि पहले से ही मसल्स वीक होती हैं। करेक्ट है। तो आप मसल स्ट्रेंथन रखिए, पोस्चर जो है अलाइंड रखिए। बहुत अगर आपको उस पोजीशन में रहना पड़ रहा है तो आप पार्लर या सैलून में बोलिए कि आधा पौने घंटे बाद लेट मी हैव सम ब्रेक, अपना गर्दन ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा मूव कर लीजिए एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद इट। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी सर्वाइकल पेन पर डिस्कस किया है वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। हम चाहते हैं कि जाते जाते एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ एडवाइस
टिप्स जरूर दे दे कि अगर सर्वाइकल पेन से बचना चाहते हैं तो क्या करें, हो गया है तो क्या करें, और उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो योर नेक वॉज फॉर योर हेड बट नॉट फॉर योर स्मार्टफोन्स। करेक्ट। तो आप स्मार्टफोन से बचो, लिमिटेड यूज़ करिए, एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो कुछ एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी, आप देख सकते हैं, कुछ लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको नेक की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना बने। 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो गई है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इलाज से डरना नहीं चाहिए। आज की डेट में सभी चीज़ों का इलाज हो जाता है, सभी चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपको गर्दन में दर्द है या डिस्क है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा Right. नहीं है। 90% लोग या 90% डिस्क की प्रॉब्लम्स भी अपने आप ही ठीक होने वाली है। हम भी उनको यही बताते हैं कि हम बस रीअश्योर ही करते हैं। तो इसीलिए मिलना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, और घबराना नहीं है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को, सिंपल चीज़ें अगर हम इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो सर्वाइकल इश्यूज से हम खुद को बहुत ज़्यादा बचा करके रख सकते हैं। बिल्कुल। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और सर्वाइकल इश्यूज पर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ साझा करने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। you. एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में सर्वाइकल रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं, कुछ आपके मन में कंफ्यूजन है या सवाल है, प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।